स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जिसमें आपके साथ मैं आज डिस्कस करूँगा लॉकबिट वर्सेस बोइंग की रैंसमवेयर केस स्टडी को। तो लास्ट मंथ लॉकबिट ने बोइंग के नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज़ किया और लगभग 50 GB का डेटा चुरा लिया। बोइंग ने शायद रैंसम पे किया है अपना डेटा बचाने के लिए, बट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट हाँ, हम इस वीडियो में हम साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस करेंगे इस इंसिडेंट का कि कैसे ये पॉसिबल हुआ होगा। तो ये एजेंडा मैंने डिसाइड किया है, जिसमें शुरुआत में मैं आपको स्टार्टिंग में बोइंग का इंट्रोडक्शन दूंगा, बताने के लिए कि बोइंग कितना बड़ा है और जो कि इम्पॉर्टेंट है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि इस अटैक का इम्पैक्ट क्या था। और फिर सेकंड हम थोड़ा सा लॉकबिट रैंसमवेयर ग्रुप प्रोफाइल के बारे में जानेंगे सेकंड टॉपिक में, जहाँ पे हम लॉकबिट रैंसमवेयर ग्रुप के मोटिवेशंस को, उनके टैक्टिक्स और टेक्निक्स के बारे में पता करेंगे। उसके बाद हम लोग थर्ड टॉपिक हम लोग लेंगे, जिसमें हम टाइमलाइन को स्टडी करेंगे इस बोइंग के अटैक इंसिडेंट की, कि पहले इंसिडेंट कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ ये पूरा इंसिडेंट। और ऑब्वियसली इंटरनल एक्टिविटीज़ बोइंग की अपने नेटवर्क को और सिक्योर बनाने की, वो तो अभी भी चल रही होंगी, लेकिन पब्लिकली जो भी इंफॉर्मेशन थी उसकी टाइमलाइन हम मैप करेंगे। उसके बाद क्रिटिकल पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पे मैं आपके साथ एक एनालिसिस डिस्कस करूँगा कि यूजिंग जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से क्या स्टेप्स अटैकर्स ने लिए होंगे एंटर करने के लिए बोइंग के नेटवर्क में, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कैसे बोइंग के नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा और कैसे डेटा उठाया होगा। उन पॉसिबल स्टेप्स को, उन पॉसिबल टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। एंड पॉइंट नंबर 5 और 6, पहले मैंने सोचा था कि मैं ये दो टॉपिक्स भी इसी वीडियो में कवर करूँगा, लेकिन थोड़ा रिसर्च के दौरान कंटेंट ज़्यादा बन गया और एक वीडियो आपको बहुत ज़्यादा ना हो जाए एक साथ देखने के लिए, तो इसीलिए मैं इन दो टॉपिक्स को सेपरेटली सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो में कवर करूँगा, जहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे कि सिट्रिक्स ब्लीड वल्नरेबिलिटी है क्या और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है इस बोइंग के यूज़ केस में। बिकॉज सिट्रिक्स ब्लीड वल्नरेबिलिटी को यूज़ करते हुए ये माना जा रहा है एक्सपर्ट्स का कि लॉकबिट ग्रुप ने एंट्री ली बोइंग के नेटवर्क में। तो इसको, इन दोनों टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं फिर बोइंग के बारे में। तो बोइंग एक एरोस्पेस जायंट है, बोइंग एक हाउस होल्ड नेम है, 100 साल पुरानी कंपनी है, सब लोग बोइंग के बारे में जानते हैं। उन्होंने काफ़ी सारे इनोवेशंस किए हैं एरोस्पेस सेक्टर्स में, अर्ली एयरक्राफ्ट से लेके सबसे पुराने प्लेन से लेके आज तक के नए तकनीकी जेट्स, आज तक के नए डिफेंस सेक्टर में भी वो, उनका काफ़ी बड़ा हाथ है यूएस के डिफेंस सेक्टर में, जहाँ पे वो काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम्स बनाते हैं यूएस की नेशनल सिक्योरिटी के लिए। और कमर्शियल एविएशन में तो उनका नाम काफ़ी फेमस है, वो ग्लोबल लीडर हैं ही। और उनका 737 जो मॉडल है बोइंग का, वो सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है, आज भी बिकता है एयरलाइन इंडस्ट्री में, और काफ़ी बड़ा मॉडल भी है। और 1.5 लाख से ज़्यादा तकरीबन एम्प्लॉयज़ हैं वर्ल्ड वाइड। तो ये दिखाता है कि कितनी बड़ी कंपनी है, कितना बड़ा जायंट है बोइंग। और इतने बड़े जायंट को अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, उनके नेटवर्क में घुसकर उनका तकरीबन 50 GB कॉन्फिडेंशियल डेटा आप चुरा पा रहे हो, तो ये बताता है कि लॉकबिट ग्रुप की क्षमता कितनी है और उनके कैपेबिलिटीज़, उनके रिसोर्सेज, उनके पास कितने हाई सोफिस्टिकेटेड रिसोर्सेज होंगे, तभी जाके वो बोइंग जैसे जायंट को कॉम्प्रोमाइज़ कर पाए। तो आइए फिर इससे हम इस बोइंग के इंट्रोडक्शन से तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया कि बोइंग कितनी बड़ी है और इतनी बड़ी कंपनी को का कॉम्प्रोमाइज़ होना एक अटैकर ग्रुप को बहुत फेमस बना सकता है, और वही हुआ है। अभी लॉकबिट काफ़ी फेमस हो गया है वर्ल्ड में। थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं फोकस अभी लॉकबिट ग्रुप पर, जानते हैं लॉकबिट ग्रुप है क्या। तो लॉकबिट ग्रुप एक साइबर क्रिमिनल ग्रुप है जो तकरीबन 2019, 3-4 साल पहले इमर्ज हुआ, और इनकी रैस ऑपरेशंस के लिए ये बहुत फेमस हैं, दैट इज़ रैंसमवेयर एज अ सर्विस। मतलब ये खुद तो रैंसमवेयर अटैक्स करते ही हैं, बट अपने बनाए रैंसमवेयर के जो मालवेयर हैं, जो एक्सप्लॉइट्स हैं, ये दूसरे अटैकर ग्रुप्स को भी सेल करते हैं। तो इनका ये दोनों काम है, खुद भी कॉम्प्रोमाइज़ करना और दूसरों को भी अपने वेपन्स बेचना। ये फिर
बहुत सारे कॉर्पोरेट नेटवर्क्स को ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। इनका मॉडस ऑपरेंडी, इनका मेथडोलॉजी यही है कि कॉर्पोरेट नेटवर्क्स को किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करो, इन्फिल्ट्रेट करो उनके नेटवर्क में, डेटा चुराओ और साथ साथ में उनका डेटा इनक्रिप्ट भी कर दो और बाद में उनसे रैंसम मांगो। इस तरीके से ये अपनी कमाई करते हैं। और इनके कुछ नोटेबल अटैक्स पिछले 2-3 सालों में हैं। इन्होंने एक्सेंचर पर अटैक कर चुके हैं। 2021 में, अगस्त 2021 में इन्होंने एक्सेंचर पे अटैक किया था और मे भी इन्होंने एक्सेंचर का कुछ हिस्सा कॉम्प्रोमाइज़ भी किया था। और उसके बाद इंडिया में भी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो न्यूज़ एजेंसी है, जो जर्नलिस्ट के लिए काम करती है, काफ़ी आई थिंक 60-70 साल पुरानी न्यूज़ एजेंसी है, इस पे भी इनका अटैक देखा गया था। इसका भी कुछ हिस्सा इन्होंने शायद से कॉम्प्रोमाइज़ किया था। फिर ब्रिटेन में, यूके में मर्सी रेल करके जो ट्रेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको भी इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया था। तो काफ़ी अलग अलग सेक्टर्स की कंपनी, काफ़ी अलग अलग वर्टिकल्स की कंपनीज़ को ये उठा के कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक्स दिखाकर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर एक अटैकर ग्रुप है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज से डिफरेंट कंपनीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, तो उनके जो रिसोर्सेस हैं, जो इनकी टीम है जो काम कर रही है, वो कितने डाइवर्स होंगे अपने स्किल्स को लेके। और ये इनकी क्षमता बताता है कि बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर आपको अटैक करना है तो आपको एक डिफरेंट लेवल का मालवेयर, डिफरेंट लेवल का एक्सप्लॉइट बनाना पड़ेगा। अगर आपको एक टिपिकल आईटी इंडस्ट्री को कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो आपको एक डिफरेंट टाइप ऑफ मालवेयर लगता है। तो ये सब ये कर पाते हैं, तो इसीलिए काफ़ी कैपेबल ग्रुप है, ऐसा बोल सकते हैं। इनके कुछ टैक्टिक्स और टेक्निक्स, ये एक्सटर्नल फेसिंग पब्लिक एप्लीकेशंस जो होती हैं कंपनीज़ की, उनमें ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढते हैं, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। फ़िशिंग ईमेल्स के ज़रिए ये काफ़ी सारी हाई लेवल सोशल इंजीनियरिंग फ़िशिंग ईमेल्स ये सेंड करते हैं कंपनीज़ को, और एम्प्लॉयज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वहाँ से उनके डेटा उठाते हैं। ऐसे इनके टेक्निक्स देखे गए हैं। तो ये हो गया लॉकबिट रैंसमवेयर ग्रुप के बारे में। तो आइए अभी थोड़ा सा चलते हैं आगे, जिसमें हम नज़र डालेंगे टाइमलाइन पे कि लॉकबिट ने जब बोइंग को कॉम्प्रोमाइज़ किया तो क्या टाइमलाइन रही, कौन से वो 4 इम्पॉर्टेंट डेट्स थे। तो 27 अक्टूबर को पहली पब्लिकेशन आई ट्विटर पे, इन्होंने पब्लिश किया लॉकबिट ग्रुप ने कि हमने बोइंग को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है, उनका बहुत सारा डेटा हमने उठा लिया है। और तो ये फर्स्ट क्लेम आया अक्टूबर 27 को, जिसके बाद काफ़ी हंगामा मच गया। तब तक बोइंग ने कुछ एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन फॉलोइंग डे पे जब बोइंग को लॉकबिट ने अपने विक्टिम लिस्ट में इंक्लूड किया अपने डार्क वेब साइट पे, तो उसके बाद बोइंग ने प्रेस को ये स्टेटमेंट दिया कि हाँ, हम शायद से कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, और उनके कुछ वेबसाइट्स भी डाउन हो गए थे, और बोइंग ने एक्नॉलेज किया कि हाँ, हम शायद से कॉम्प्रोमाइज़ हैं, हमारा डेटा स्टील शायद से हो चुका है और हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और नवंबर 2 को लेकिन एक और चीज़ हुई कि बोइंग का नाम अचानक से हट गया लॉकबिट के विक्टिम लिस्ट में से। जब ये चीज़ हुई तो साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स जो हैं इंडस्ट्री में, वो बोलने लग गए कि शायद से बोइंग ने रैंसमवेयर, ये रैंसम जो कि जो जितने $60 मिलियन जो लॉकबिट मांग रहा था बोइंग से, उसके वो देने के लिए अग्री कर लिया है बोइंग ने, इसलिए शायद से उनका नाम हटा दिया गया है। तो 2 नवंबर से लेके 10 नवंबर तक ये स्पेकुलेशन चली, ये गैस वर्क चला कि शायद से बोइंग अग्री कर दिया है। नवंबर 10 को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, लॉकबिट ने स्टार्ट कर दिया बोइंग का इंटरनल डेटा पब्लिश करना ऑनलाइन। जब ये हुआ तो फिर एक्सपर्ट्स इसकी तरफ इशारा करने लग गए कि शायद से बोइंग ने रैंसम देने से मना कर दिया है, नेगोशिएशंस उनके फेल हो गए हैं, इसलिए शायद से ये चीज़ हुई है। या ऐसा भी हो सकता है कि मे बी सिंस लॉकबिट बहुत एक नोटोरियस ग्रुप है, जिनको आप पे कर दोगे तो भी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपका डेटा एक्सपोज नहीं करेंगे। तो शायद से ये भी हो सकता है कि लॉकबिट ने पैसे भी ले लिए और डेटा भी ऑनलाइन पब्लिश कर दिया बोइंग को डैमेज करने के लिए। कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ये बस एक टाइमलाइन का अंदाज़ा है, बट हम आज भी ये गारंटी से नहीं कह सकते कि बोइंग ने एक्चुअली रैंसम पे की है या फिर नहीं पे की है, और क्या है वो चीज़ आज भी अनक्लियर है। लेकिन सर्वे के ज़रिए देखा गया है कि नॉर्मली कंपनीज पे कर देती हैं ऐसे सिनारियोज़ में, बिकॉज़ डेटा रिट्रीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है और जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है।
रैंसम की आस्क से, सो इसलिए कंपनीज एंड अप पेइंग, ऐसा बोला गया है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूँ जो मैंने वेब से डाउनलोड किए थे। ये था पब्लिकेशन जो 28 अक्टूबर को लॉकबिट ने पब्लिश किया था ट्विटर पे, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि हमने बोइंग को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है और डेडलाइन दी है 2 नवंबर की कि इतना डेटा हमको आप इतने पैसे आप हमको दे दो, वरना हम आपका डेटा एक्सपोज कर देंगे। ये एक फिर नवंबर 2 को इसने बोइंग ने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारा नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, हम जांच कर रहे हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट था बोइंग का, बिकॉज यहाँ पर जब बोइंग ने एक्सेप्टेंस दिया ये स्टेटमेंट दे के प्रेस को, तो इससे प्रूव हो गया कि हाँ लॉकबिट के जो क्लेम्स हैं, जो वो बोल रहे हैं कि हमने बोइंग को कॉम्प्रोमाइज़ किया है, वो सही है, वो ऐसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो सही है। तो ये एक एक्नॉलेजमेंट था लॉकबिट के पब्लिकेशंस के पब्लिशिंग को, जो उन्होंने ट्विटर पे किया था। और लॉकबिट का ये मॉडस ऑपरेंडी रहा है कि जहाँ पे वो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं अनाउंस करने के लिए, ताकि विक्टिम डर जाए, उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाए और वो पैनिक मोड में जल्दी से अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए पे कर दे पैसा। ये कुछ लीक्ड डेटा के स्क्रीनशॉट्स हैं, कुछ बैकअप फाइल्स हैं, बहुत सारा 50 GB तक डेटा था, तो ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं उसके, और जहाँ पे ये सब लॉकबिट ने डेटा स्टोर किया हुआ था अपने डार्क वेब वेबसाइट्स पे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट है जो भी डेटा जो लीक हुआ था उसका, क्योंकि 10 नवंबर को जब लॉकबिट ने पब्लिश करना शुरू कर दिया कि हमने डेटा लीक किया है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट था जो बता रहा है कि जो मैंने हाईलाइट किया है येलो में यहाँ पर, कि सिट्रिक्स के बैकअप लॉग्स, सिट्रिक्स के भी फाइल्स उठाए गए हैं। तो ये जब डेटा में दिखा स्क्रीनशॉट्स में, तो काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने ये क्लेम किया कि सिट्रिक्स सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हुए बोइंग के नेटवर्क में एंट्री ली है लॉकबिट ने। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिंट था, और इसके बेसिस पे ही, ये हिंट के बेसिस पे ही फिर मैंने आगे का अटैक एनालिसिस यूजिंग माइटर अटैक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया है। तो माइटर अटैक नेविगेटर जो कि टूल है MITRE.org का बनाया हुआ, टू अंडरस्टैंड कि कैसे अटैक कैरी आउट होते हैं, क्या डिफरेंट टैक्टिक्स और टेक्निक्स होती हैं। मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस हैं जो ऑलरेडी एक्सप्लेन करते हैं माइटर अटैक नेविगेटर को क्या है। तो इसको यूज़ करते हुए फिर मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन थी इसको पॉपुलेट किया है, ताकि हम समझ पाएँ एनालिसिस के ज़रिए कि क्या हुआ होगा। तो सबसे पहले रिकॉनेसेंस एक्टिविटी में, रिकॉनेसेंस जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जब आप रेकी करते हो किसी की, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठा करते हो, अपना अटैक प्लान करते हो, तो वो रेकॉन की स्टेज होती है। तो रिकॉनेसेंस में इन्होंने काफ़ी सारी एक्टिव स्कैनिंग की होगी, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग की होगी, कौन से पोर्ट्स ओपन हैं, कौन से एप्लीकेशंस पब्लिश्ड हैं इंटरनेट को, वो जानने के लिए बोइंग की तरफ से। और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने क्या क्या नेटवर्क सिक्योरिटी अप्लायंसेस बोइंग यूज़ करता है, कौन सी फायरवॉल्स, कौन से पेरीमीटर सिक्योरिटी के लिए प्रॉक्सी, कौन से गेटवेज यूज़ करता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उठाई होगी, जिसमें शायद से इनको पता चल गया होगा कि सिट्रिक्स का इस्तेमाल होता है बोइंग के नेटवर्क में। बोइंग सिट्रिक्स को एज अ फायरवॉल और VPN यूज़ करता है अपने यूज़र्स को अपने ऑफिस रिसोर्सेज का एक्सेस देने के लिए ओवर द इंटरनेट। तो जैसे ये उनको पता चल गया होगा, तो उन्होंने उसके बाद रिसोर्स डेवलपमेंट स्टेज शुरू कर दी होगी, जहाँ पे उन्होंने सिट्रिक्स के कोड को स्टडी करते हुए ढूंढना शुरू कर दिया होगा कि कहाँ लॉजिक में फ्लॉ हो सकता है और कहाँ से वो ऑथेंटिकेशन वगैरह को बाईपास करके रिमोट कोड एग्जीक्यूशन करें और नेटवर्क में एंट्री लें। और फिर एक बार नेटवर्क में एंट्री हो गई एक्सप्लॉइट के ज़रिए, तो फिर आपको मालवेयर डिप्लॉय करना पड़ता है। मालवेयर से आप नेटवर्क में और आगे जाओगे और डेटा स्टील करना शुरू होगा। तो ये हो गया रिसोर्स डेवलपमेंट में। जब एक्सप्लॉइट डेवलप हो गया सिट्रिक्स के लिए, मालवेयर डेवलप हो गया अंदर डेटा स्टील करने के लिए, तो उन्होंने फिर अटैक स्टेज इनिशिएट की होगी, जहाँ पे इनिशियल एक्सेस मतलब एंट्री बोइंग के नेटवर्क में उनके सिट्रिक्स की वेबसाइट को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए ली होगी। तो सिट्रिक्स की जो एप्लीकेशन जो एक्सपोज थी इंटरनेट को बोइंग की तरफ से, उसको उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट के ज़रिए, जो कि अभी सिट्रिक्स ब्लीड वल्नरेबिलिटी के नाम से जाना जा रहा है। ये वल्नरेबिलिटी इसको एक्सप्लॉइट किया। इससे इन्होंने एक्चुअल वेब सेशन कुकीज़, जो भी यूज़र्स लॉग्ड इन हैं, वो कुकीज़ को हासिल किया। तो इनको लॉग्ड इन सेशंस
के ज़रिए फिर इन्होंने काफ़ी सारे वैलिड अकाउंट्स उठा लिए और एंट्री ली और एक्चुअल लॉगिन मिल गया इनको सेशंस का, अनऑथेंटिकेटेड सेशन का लॉगिन मिल गया विद इन द नेटवर्क। तो ये फिर इसलिए इनिशियल एक्सेस में एंट्री डोर में मैंने ये 2 चीज़ें हाईलाइट की हैं कि जब आप इन्होंने सिट्रिक्स पब्लिक फेसिंग थी उसको एक्सप्लॉइट किया सिट्रिक्स ब्लीड के ज़रिए, और सिट्रिक्स ब्लीड का हम थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस डीप में करेंगे पार्ट 2 वीडियो में, जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि जब आप सिट्रिक्स ब्लीड वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हो तो आपको कैसे वेब सेशन कुकीज़ मिल जाते हैं और कैसे आपका लॉगिन हो जाता है विदाउट MFA, विदाउट पासवर्ड। आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती नेटवर्क में एंट्री लेने के लिए, आप सीधा लॉग्ड इन सेशन में लॉगिन कर लेते हो। उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टेज में कमांड एंड स्क्रिप्टिंग इंटरप्रेटर को मैंने हाईलाइट किया है बिकॉज फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन मैंने 99% देखा है कि पावरशेल स्क्रिप्ट का इस्तेमाल बहुत होता है अपने कोड को एग्जीक्यूट करवाने में अटैकर्स के ज़रिए विद इन द नेटवर्क, क्योंकि वो जानते हैं कि पावरशेल को विंडोज़ एडमिन्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने सिस्टम्स को मैनेज करने के लिए, तो इसीलिए पावरशेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है अटैक्स में एग्जीक्यूशन के स्टेज में। परसिस्टेंस में सिंस इन्होंने वैलिड सेशन कुकीज़ हासिल कर ली थी तो इनको परसिस्टेंस मिल गया, ये नेटवर्क में बने रहे लॉग्ड इन सेशंस के ज़रिए। प्रिविलेज एस्केलेशन में भी हो सकता है कि कुछ वैलिड अकाउंट्स में उनको कुछ एडमिन अकाउंट के सेशन कुकीज़ भी मिल गए हों मेमोरी से, जिससे उन्होंने अपना प्रिविलेज एलिवेट किया, प्रिविलेज एस्केलेशन किया। डिफेंस इवेजन की उनको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी बिकॉज वैलिड अकाउंट्स में जब आप एक्चुअल वैलिड अकाउंट्स की कुकीज़ लेके आप लॉग्ड इन हो जाओ सेशन में तो आपकी ट्रैफिक और आपका यूज़र नेम एज अ लेजिटिमेट देखा जाएगा, एज अ नॉर्मल ट्रैफिक देखा जाएगा बिकॉज आप एक्चुअल जो यूज़र है एनवायरनमेंट में उसकी कुकी लेके आप नेटवर्क में घुसे हो। क्रेडेंशियल एक्सेस में स्टील वेब सेशन कुकी, डिस्कवरी में सिंस डेटा स्टील हुआ था तो मैंने ये हाईलाइट किया है कि सिस्टम नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन डिस्कवरी ज़रूर हुई होगी, जिसमें आप अलग अलग टूल्स के ज़रिए आप डिस्कवर करोगे कौन से सर्वर्स हैं नेटवर्क में, कैसे बाहर ले जाया जा सकता है डेटा, और कौन से सर्वर्स हैं, कौन से क्लाइंट्स हैं, ताकि आप वैल्यूएबल डेटा फाइंड कर सको। लैटरल मूवमेंट में रिमोट सर्विसेज को भी मैंने हाईलाइट किया है बिकॉज देखा गया था कि एनीडेस्क और स्प्लैशटॉप करके एक रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर का टूल है जिसका इस्तेमाल कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने अपने एनालिसिस में दिया है ऑनलाइन कि ये 2 टूल्स इस्तेमाल हुए थे लैटरल मूवमेंट के लिए और कमांड एंड कंट्रोल के लिए भी ये दोनों टूल्स का इस्तेमाल हुआ था। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि एनीडेस्क और स्प्लैशटॉप ऑलरेडी यूज़ किए जा रहे हैं बोइंग के एनवायरनमेंट में रिमोट एक्सेस के लिए, या फिर अटैकर्स को जब एंट्री मिली, उन्होंने जब एक सिस्टम पे लॉगिन किया तो उन्होंने वहाँ पे ये टूल्स इंस्टॉल कर दिए अपना परसिस्टेंस मेंटेन करने के लिए और कमांड एंड कंट्रोल जारी रखने के लिए। कलेक्शन में मैंने डेटा फ्रॉम लोकल सिस्टम हाईलाइट किया है बिकॉज बहुत सारा डेटा स्टील हुआ है। उसके बाद एक्सफिल्ट्रेशन ओवर ऑल्टरनेटिव प्रोटोकॉल, तो एनक्रिप्टेड चैनल्स यूज़ हुए हो सकते हैं जिसमें इन्होंने डेटा लेके गए ताकि ये अनडिटेक्टेड रहें। तो रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर एनीडेस्क वगैरह इनमें भी फाइल ट्रांसफ़र का ऑप्शन रहता है, एनक्रिप्टेड फाइल ट्रांसफ़र का ऑप्शन होता है, तो मे भी कमांड एंड कंट्रोल के ज़रिए इन्होंने डेटा इन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए भी एक्सफिल्ट्रेट किया होगा। उसके बाद लास्ट टैक्टिक इम्पैक्ट, इसमें मैंने डेटा एनक्रिप्टेड फॉर इम्पैक्ट को हाईलाइट नहीं किया है बिकॉज एनक्रिप्शन नहीं देखा गया था। जो भी पब्लिकेशन है, जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है और मेरे लिमिटेड नॉलेज में मैंने देखा कि इस केस में डेटा को एनक्रिप्ट नहीं किया गया, जस्ट डेटा स्टील किया गया है बोइंग के नेटवर्क से। तो इसलिए मैंने डेटा डिस्ट्रक्शन को हाईलाइट किया बिकॉज डेटा स्टील करने के बाद इन्होंने डेटा को पब्लिश भी कर दिया ऑनलाइन, तो इससे मैंने हाईलाइट किया कि डेटा डिस्ट्रक्शन हुआ है, ना कि डेटा एनक्रिप्टेड फॉर इम्पैक्ट। सो उम्मीद करता हूँ कि इस ये थ्रेट मॉडलिंग के फ्रेमवर्क के ज़रिए आपको थोड़ा सा एक अंदाज़ा मिला होगा कि कैसे अटैकर्स ने अटैक कैरी आउट किया होगा और कैसे वो डेटा को एक्सफिल्ट्रेट करके ले गए बाहर। तो ऑलराइट देन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में फिर हम, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, हम थोड़ा सा समझेंगे कि सिट्रिक्स नेटस्केलर होता क्या है उनके लिए जिनको नहीं पता कि सिट्रिक्स नेटस्केलर क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है सिट्रिक्स नेटस्केलर गेटवे का, और
इम्पॉर्टेंटली हम लोग एक डीप डाइव करेंगे थ्योरेटिकल एनालिसिस में कि ये सिट्रिक्स ब्लीड वल्नरेबिलिटी है क्या, कैसे एक्सप्लॉइट होती है और ये कौन से पार्ट ऑफ द कोड में पाई जाती है सिट्रिक्स नेटस्केलर गेटवे के, तो इसको डिस्कस करेंगे। ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।